गाइस, आज के इस वीडियो में बात करूंगा जमशीद शर्मत, जो एक जर्मन ईरानियन सिटीजन थे और एक यूएस बेस्ड अपोजिशन ग्रुप के लीडर थे। उनको हाल ही में ईरान की सरकार के द्वारा आतंकवाद के आरोपों पर फांसी दे दी गई। इस फांसी की वजह से पूरे देश में, पूरी दुनिया में आक्रोश फैल गया है और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, सरकारों और एक्टिविस्ट यानी कि कार्यकर्ताओं से स्ट्रॉन्ग कंडेम्पशन यानी कि प्रतिक्रियाएं प्राप्त की हैं। आई एम जमशीद शर्मत की कहानी, उन पर लगाए गए आरोपों और मामले के ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल लॉ और जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स के बारे में अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले पार्ट में हम बात करेंगे कि जमशीद शर्मत हैं कौन। जमशीद शर्मत एक 69 ईयर ओल्ड जर्मन ईरानियन सिटीजन थे जो कि लॉस एंजलिस में रहते थे। वे टोंडर नाम के एक ग्रुप से जुड़े हुए थे जो कि फारसी में तूफान नाम से जाना जाता है। टोंडर, जिसे ईरान के किंगडम असेंबली भी कहा जाता है, एक अमेरिका बेस्ड अपोजिशन ग्रुप है जो कि ईरान के शासन परिवर्तन का समर्थन करता है। ईरान की सरकार ने टोंडर पर ईरान में कई हिंसक घटनाओं का आरोप लगाया है, जिसमें 2008 में एक मस्जिद पर बमबारी शामिल है जिसमें 14 लोगों की मौत भी हो गई थी। हालांकि शर्मत के परिवार वालों ने इन आरोपों को बार बार खारिज किया और उनका ये कहना है कि वे केवल एक प्रवक्ता थे और उन्होंने कभी भी हिंसा में भाग नहीं लिया। जुलाई 2020 में दुबई में एक व्यापारिक सौदे के लिए यात्रा के दौरान शर्मत अचानक गायब हो गए। उनके परिवार वालों को ये पता चला कि ईरानियन एजेंट्स के द्वारा उनका किडनैप कर लिया गया है। रिपोर्ट्स में ये पता चला कि उनका फोन लास्ट बार ओमान के शहर सोहर में एक्टिव था, जिसके बाद उन्हें ईरान लेकर जाया गया। कुछ ही दिनों के बाद ईरानियन स्टेट टेलीविजन में शर्मत की ब्लाइंड फोल्डेड इमेज को ब्रॉडकास्ट किया गया और उनको एक टेररिस्ट लीडर बताया। उनके जो सपोर्टर्स हैं, उनका ये मानना है कि वे ईरान की सरकार की पार राष्ट्रीय दमन पॉलिसी का शिकार हुए, जिसमें सरकारें अपने आलोचकों को विदेशों में निशाना बनाती हैं। अब हम बात करेंगे कि उन पर कौन कौन से चार्जेस हैं और ईरान की जुडिशियल प्रोसेस क्या है। ईरान की न्यायपालिका ने शर्मत को मौत की सजा सुनाई। उन पर आरोप ये लगाया गया कि वे अमेरिकी और इजरायली खुफिया एजेंसी के आदेश के तहत आतंकवादी एक्टिविटीज में शामिल थे। ईरानियन स्टेट मीडिया ने उन्हें एक अपराधी के रूप में प्रेजेंट किया, यहाँ तक कि ये दावा किया गया कि उन्होंने 2017 में मिसाइल साइट के बारे में गुप्त जानकारी शेयर की थी। हालांकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने उनके इस मामले की आलोचना की और इसे अनुचित करार दिया गया। उनका ये कहना है कि शर्मत को निष्पक्ष सुनवाई से वंचित रखा गया और उन्हें उनके जर्मन नागरिकता के अधिकारों से वंचित किया गया। शर्मत के परिवार वालों का ये दावा है कि उन्हें टॉर्चर किया गया, मजबूर करके कबूलनामा दिलवाया गया और जर्मनी की अथॉरिटीज से संपर्क करने से रोका गया। ये ईरान की जुडिशियल सिस्टम में या फिर न्याय प्रणाली में एक नियमित समस्या है, जहां पर राजनीतिक मामलों में उचित प्रक्रिया का अभाव देखा जाता है। जर्मनी के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और चेतावनी ये दी कि इसके गंभीर नतीजे होंगे। पार राष्ट्रीय दमन के महत्व के बारे में अगर मैं बात करूं तो शर्मत का जो मामला था वो अकेला नहीं है। ईरान की सरकार ने पिछले कुछ सालों में कई ऐसे आलोचक हैं, उनको निशाना बनाया गया है जो कि विदेशों में रहते हैं। ट्रांसनेशनल रेप्रेशन कहा जाता है या फिर पार राष्ट्रीय दमन कहा जाता है, जिसमें जो सरकार होती है वे अपने आलोचकों को विदेशों में निशाना बनाती है। इस तरीके से ईरानी सरकार आलोचना करने वाले लोगों को दबा लेती है और विदेशों में रह रहे ईरानी लोगों के लिए ये एक संदेश देती है कि सरकार की आलोचना करना भले ही विदेश में से हो, वो अनसेफ है, मतलब सुरक्षित नहीं है। ये केवल ईरान ही नहीं है बल्कि सत्तावादी देशों जैसे कि रूस हो गया, चाइना हो गया और सऊदी अरेबिया, इन सारे आलोचकों को भी विदेश में निशाना बनाया गया है। इस रणनीति से सरकारें अपने इंटरनेशनल लॉज को बाईपास कर देती हैं और अपने लोगों में डर का माहौल बना देती हैं ताकि वे जो सरकार हैं उनकी आलोचना करने की हिम्मत कोई भी ना कर सके। जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट की अगर बात करें, जैसे कि ईरान, यूएस और ईरान जर्मनी का जो रिलेशन है, तो शर्मत की जो फांसी हुई है वो एक ऐसे टाइम में हुई है जब ईरान और वेस्टर्न कंट्रीज के बीच में तनाव बढ़ रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच में संबंध पहले से ही कई मुद्दों जैसे कि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम यानी कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम, ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस, मानव अधिकारों के हनन में और मिडिल ईस्ट में ईरान के सहयोगी गुटों को समर्थन देने को
लेकर तनावपूर्ण है। द यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने शरमत के मामले को मौकरी करार दिया है, यानी कि ढोंग करार दिया है, और इसे ईरान के उन मामलों में से एक बताया है जिसमें उसने विदेशी नागरिकों को निशाना बनाया है। जर्मनी ने भी इस मामले की कड़ी प्रतिक्रिया दी है। जर्मन के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एनेलेना बेयरबॉक, उन्होंने ये कहा है कि ये जो हत्या है इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। उन्होंने ट्वीट करके इस घटना की निंदा की और ये कहा कि शरमत से ईरान ले जाया गया और सालों तक बिना उचित सुनवाई के रखा गया। अब ह्यूमन राइट्स और इंटरनेशनल लॉज पर इम्पैक्ट क्या होने वाला है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने ईरान के इस कदम पर कड़ी निंदा की है और इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन बताया है। इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, जिसमें ईरान भी एक सिग्नेटरी है, उसके आर्टिकल 9 के तहत किसी भी पर्सन को मनमानी गिरफ्तारी और हिरासत से बचाने का प्रावधान है। हालांकि ईरान के जुडिशियल सिस्टम में यानी कि न्याय प्रणाली में बार बार ऐसे मामलों की शिकायत आती है जिसमें दोहरी नागरिकता वाले व्यक्तियों को हिरासत में लिया जाता है, उसके साथ टॉर्चर और जबरदस्ती कबूलनामे की घटनाएं होती हैं। शरमत का जो मामला है वो ब्रिटिश ईरानियन चैरिटी की वर्कर नाजनीन जगारी रेडक्लिफ और ईरानियन अमेरिकन बिजनेसमैन सियामक नमाजी जैसे मामलों से भी मिलता जुलता है। इन सारे मामलों में संबंधित पर्सन्स को निष्पक्ष सुनवाई से वंचित रखा गया और यातना का सामना करना पड़ा, उनको टॉर्चर का सामना करना पड़ा। जो ह्यूमन राइट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए ऐसे जो मामले आ रहे हैं, ऐसे मामलों से सरकारें अब और ज्यादा कठोर दृष्टिकोण अपनाने पर विचार कर रही हैं। अब इस पूरे मामले में शरमत के परिवार वालों की क्या प्रतिक्रिया रही है, पब्लिक रिएक्शन क्या रहा है। तो शरमत की फैमिली ने उनकी रिहाई के लिए हर एक प्रयास किया और जर्मनी और यूएस गवर्नमेंट से सहायता की गुहार लगाई। उनकी बेटी गजील शरमत ने सोशल मीडिया पर अपने पिता की मौत पर क्लैरिटी और उनके शव को सौंपने की मांग की। उन्होंने ईरानी शासन को इस्लामिक शासन के हथियारों के रूप में कठोर शब्दों में निंदा की और ये कहा कि जर्मन और अमेरिकी सरकारों ने उनके परिवार को नजरअंदाज किया। इस मामले की वजह से जनता के बीच में बहुत ज्यादा उबाल आ गया है, स्पेशली ईरानी प्रवासी समुदाय में, जो इस घटना को देखते हुए बहुत ज्यादा डर महसूस कर रहे हैं। शरमत का जो मामला है एक बार फिर से ये मैसेज देता है जो भी पर्सन शासन की आलोचना करेगा उसे कहीं भी सुरक्षित नहीं माना जाएगा। विदेशी नागरिकों और विदेश में जो एक्टिविस्ट हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जमशीद शरमत की फांसी ने विदेशी नागरिकों और वहां के कार्यकर्ताओं के लिए गंभीर चिंता खड़ी कर दी है। ईरानी प्रवासियों के लिए, स्पेशली वे लोग जो सरकार के खिलाफ बोलते हैं, ये घटना एक चेतावनी के रूप में देखी जा रही है कि ईरान के शासन उनके लिए कितना खतरनाक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं वे इस डर की वजह से सार्वजनिक रूप से आलोचना करने से हिचकिचाने लगे हैं क्योंकि उन्हें अपने या फिर अपने परिवार की सुरक्षा की चिंता है। इस मामले ने सरकारों को उन पर विचार करने के लिए मजबूर किया है जो पार राष्ट्रीय दमन का शिकार हो सकते हैं और ये मांग की जा रही है कि सरकारें अपने नागरिकों को ऐसी घटनाओं से बचाने के लिए ठोस कदम उठाएं। तो अब इस मामले से जो कंक्लूजन निकल कर आता है वो ये है कि जमशीद शरमत का जो मामला है वो ईरान की सरकार के द्वारा असहमति की आवाज को दबाने का एक ताजा एग्जाम्पल है। ह्यूमन राइट्स जो सपोर्टर्स हैं उनके लिए ये घटना एक जागरूकता का आह्वान है, जिससे ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि एक शासन जो इंटरनेशनल लॉज और ह्यूमन राइट्स की परवाह नहीं करता उसकी जवाबदेही तय की जानी चाहिए। जैसे जैसे दुनिया भर में ऐसी घटनाओं का प्रभाव फैलता है, जरूरी है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी मिलकर इस तरह की घटनाओं के खिलाफ कदम उठाए। पार राष्ट्रीय दमन के खिलाफ कड़े कानून बनाकर उन्हें सख्ती से लागू करके इन घटनाओं की रोकथाम की जा सके। साथ ही ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि ऐसी सरकारों को जवाबदेह ठहराया जाए जो ह्यूमन राइट्स और इंटरनेशनल ट्रीटीज की अनदेखी करते हैं। आज के टाइम में जब ग्लोबलाइजेशन और इंटरनेट ने बॉर्डर्स को धुंधला कर दिया है, कोई भी सरकार अपने आलोचकों को अब केवल अपने देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी आसानी से निशाना बना सकती है। ऐसे में जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और दूसरे देश हैं उनको मिलकर इस तरह के अत्याचारों का विरोध करना होगा ताकि भविष्य में किसी भी पर्सन को अन्याय का शिकार न करना पड़े। इस पूरे मामले से हमें ये सीख मिलती है कि असहमति की आवाजें कितनी भी दूर हों, अगर उन्हें दबाने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया जाए तो इंटरनेशनल कम्युनिटीज को इसका जवाब देना होगा। एक ऐसा जवाब जो सिर्फ निंदा तक सीमित ना हो बल्कि
बल्कि ठोस कार्रवाइयों के रूप में सामने आए। तो गाइज ये जो घटना है इसने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि एकजुट होकर आवाज उठाने की जरूरत है ताकि हर देश में इंसाफ और ह्यूमन राइट्स का सम्मान हो सके। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।